बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों और सिटी में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल पर सबसे पहले नज़र डालते हैं नाज़रीन। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 28 और 9 बजे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टुडेज इवेंट्स की तरफ चलेंगे और आज का हमारा पहला इवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी फॉर एनवायरनमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और इसका वेन्यू है पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर। अजोका थिएटर की जानिब से तिलिस्माती टोटा थिएटर प्ले है जी अलहमरा हॉल नंबर 2। टाइमिंग है शाम 7 बजे। थर्ड इवेंट है फोटोग्राफी वर्कशॉप और इसमें फोटोग्राफी की जितनी भी वर्कशॉप विजुअल कम्युनिकेशन और वीडियो प्रोडक्शन है वो सिखाई जाएगी। वेन्यू है इसका LSC बर्की रोड। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी है जी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की नाकाफी सहूलतें, गुर्दों के 2000 मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। दूसरी टॉप स्टोरी, शादरा में 4 साला बच्चे दूसरी टॉप स्टोरी, शादरा में 4 साला बच्चे खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। महकमा हायर एजुकेशन से 407 असातिज़ा का सर्विस रिकॉर्ड गायब। नई सीनियरिटी लिस्ट की तैयारी रुक गई। लेस्को जाली अकाउंट्स के जरिए पेंशन में करोड़ों का फ्रॉड, 2 खातीन समेत 4 अहलकार मौत। ये थी आज की टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और उमर असलम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले हमारी आज की लीड स्टोरी डायलिसिस के हवाले से है कि हुकूमती सतह पर डायलिसिस के इनफ इकदाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो 2000 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी दांव पर लग गई। रिजवान साहब आपसे सीमल, बिल्कुल जाहिर जोई साहब ने जिस तरह ये स्टोरी रिपोर्ट की है कि गुर्दों के इस वक्त 2000 से ज़ायद मरीज़ हैं जो कि क्यू में हैं, लेकिन शहर के मुख्तलिफ़ अस्पतालों में डायलिसिस की जो सहूलियात हैं उनका शदीद फुकदान है, जिसकी वजह से कीमती जानें जो हैं वो दाव पर लग चुकी हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से इस हवाले से किसी भी किस्म के कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की तमाम तर तरजीहात जो हैं वो जिस तरह हम रोज़ाना ही डिस्कस करते हैं कि वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, वो तरक्याती मनसूबाजात हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि पोलिंग डे पे फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन ये कीमती जानें, एक जान जाती है तो उससे एक पूरा ख़ानदान जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, पूरा ख़ानदान जो है वो क्लैप्स कर जाते हैं। एक उनका ऐसा अगर कोई फ़र्द घर का जो कि कमाने वाला है वो चला जाए तो उसके पीछे 6, 7, 8 लोग जो हैं वो दरबदर हो जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों का जो है वो हुकूमत को शायद पोलिंग डे पे किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, जिसकी वजह से इस पे फोकस नहीं किया जाता। ये जो ज़ाहिर जोई साहब ने खबर दी उसके मुताबिक आप देखें तो शेख ज़ायद में 199, जनरल हॉस्पिटल में 250, म्यो में 350, सर्विसेज में 64, जिनाह अस्पताल में 550, गंगाराम में 250, शादरा अस्पताल में 20 मरीज़ जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि कब ये सहूलियात मिलें और उनको जो है वो रिलीफ मिले और वो अपना इलाज करवा सकें। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर आप बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों में एक मरतबा डायलिसिस करवाने के जो है 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जो कि कोई आम आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर हफ्ते हर चंद दिन बाद जो है वो आपको दोबारा डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस के हवाले से जब बात करते हैं, जिस तरीके से जाहिर जोई साहब की ये खबर है, यहाँ पर सिर्फ अगर हम सिर्फ अभी डायलिसिस के इशू पर डिस्कस करें, लेकिन आम तौर पर देखें कि वहाँ पर मरीज़ों को क्या मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, मुकम्मल सहूलियात मिल रही हैं, तो वहाँ पर भी मरीज़ और उनके लवाहिकीन जो है वो सरापा एहतजाज। अद्वियात तो मैं समझता हूँ बड़ी दूर की बात है। सरकारी अस्पतालों में तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आती कि आपने कहाँ से पर्ची बनवानी है, किधर आपने चेकअप करवाना है,
लोग रिजवान साहब, आप बगैर रेफरेंस के, मैंने एक दफ़ा एक ख़ास जो जिनके पास मिनिस्ट्री है उनको फ़ोन किया और ज़ाहिरी बात है फिर एक सिफारिश के हवाले से फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा देखें, सेहत वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में से एक चीज़ है कि ये इसमें बगैर सिफारिश कल्चर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आप उसके बगैर चले जाएं तो हस्पताल इंतज़ामिया का रवैया भी बड़ा अजीब व गरीब होता है, सुनते ही नहीं है वहाँ पर बात। लेकिन जब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरीके से डायलिसिस सेंटर यहाँ पर मौजूद नहीं है, अब जिना अस्पताल में जिस तरीके से प्राइवेटली जो है वो डायलिसिस सेंटर चलाया जा रहा है, इसी तरीके से कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में भी जो है वो एक डायलिसिस सेंटर बनाया जा रहा है। वहाँ पर भी मुखैर हजरात जो है वो उसको सपोर्ट करें, गोहर एजाज समेत जो दीगर लोग हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए इस हवाले कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, तरक्की होगी, खुशहाली का सफ़र होगा। लेकिन उसके साथ साथ सबसे अहम ज़रूरत जो है वो सेहत और तालीम है। प्रायोरिटीज़ जो है वो प्लान करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जिस तरह रिजवान साहब कह रहे थे कि जब एक बंदा चाहे वो कमाने वाला हो या ना कमाने वाला हो, पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान जो है वो कोलैप्स कर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, सारा फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हुकूमत को अपनी तरजीहात में सेहत जो है वो उसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। ऐसा इलाज हम तो पंजाब के अगर हम ख़ास तौर पर गुर्दों की मरीज़ों की ही बात कर लें, क्यों बढ़ रही है ये बीमारी? हर गुजरते दिन के साथ जो इसकी रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि आप साफ़ पानी फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। साफ़ पानी नहीं मिल रहा, कई इलाकों में पानी मौजूद ही नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो कहीं लगे हुए हैं, कहीं पर चलते हैं, कहीं नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अब आपने अस्पतालों में उस हवाले से इकदाम नहीं किए। एक जो अगर हम एजाज डायलिसिस सेंटर की बात करें, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाल मौजूद है, मॉडल मौजूद है आपके सामने कि जहां पर लोग जाते हैं, उनका इलाज बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है, डॉक्टर्स भी अटेंटिव होते हैं, तो क्यों उस मिसाल को आगे लेकर नहीं चला जाता? देखिए, वेटिंग लिस्ट की हवाले से हम अभी बात कर रहे हैं ना, तो शादरा अस्पताल हो या जनरल हॉस्पिटल हो, इसी तरीके से कोट ख्वाजा सईद अस्पताल, तमाम हॉस्पिटल्स में अब किसी ने इलाज अगर करवाना है तो उसको फौरी ज़रूरत है। खुदा न खास्ता वो डायलिसिस के चक्कर में जो है वो उसकी डेथ होगी, फिर कौन जिम्मेदार है? हुकूमत इज़ रिस्पांसिबल। और फिर जब वज़ीर आला पंजाब किसी अस्पताल का हंगामी दौरा करते हैं तो उस हंगामी दौरे का भी जो है वो वहाँ के MS साहिबान को पता होता है कि वज़ीर आला आ रहे हैं, उनको पहले खबर कर दी जाती है, वो बड़ा सब अच्छे की रिपोर्ट कर देते हैं। और वज़ीर आला जब जाते हैं तो वहाँ पे इक्का दुक्का कभी ऐसे हुआ है कि वज़ीर आला गए और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा तो हालात जो हैं वो बेहतर नहीं थे, वरना जो गाड़ियाँ पहले आप पे पानी का छिड़काव करना शुरू कर देती हैं या वहाँ पे चूना जो है वो बखेर दिया जाता है, तो इससे ये चीज़ें बताती हैं कि वज़ीर आला के सडन विज़िट का भी लोगों को पता चल जाता है पहले कि वो आ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि जो कि खुफिया अंदाज में अस्पतालों में जाके चेक करे कि आया लोगों को अद्वियात मिल रही हैं, आया लोगों को जो है वो दुरुस्त अंदाज में मालूमात फ़राहम की जा रही हैं, या प्रोफेसर साहिबान जो हैं या सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इंसानों को इंसान समझ के उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो ये आप किसी भी अस्पताल में चलें जाएं, कभी भी आप चक्कर लगा लें, वहाँ पे यही सूरत हाल है। अच्छा, CM का रिजवान साहब, मुझे याद है कि मैंने एक विज़िट किया था, अचानक कवर किया था, CM जनरल हॉस्पिटल पहुँचे, वो अचानक दौरा ही था वाकई उनका, लेकिन वहाँ पर वो काउंटर पे खड़े हो गए। बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छा एक जेस्चर होता है कि CM साहब खुद जाके जो है वो अचानक दौरे करते हैं, मुतहरिक हो जाते हैं, फिर अमले को भी। लेकिन क्या फायदा एक हफ्ते तक चीज़ ठीक रहती है और उसके बाद फिर से वही हालात जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। कल अब वज़ीर आला पंजाब का एक बयान था कि हम हेल्थ की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो शहर लाहौर की हो या पंजाब में कहीं पर भी हो, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसी के नीचे ऐसा बयान है, ये 8 साल से सुनते आ रहे हैं, ये कोई नया बयान नहीं है। जितने बुनियादी मराकज़ हेल्थ हैं वहाँ पर अद्वियात के लिए फंड्स ही मौजूद नहीं है, फंड्स ही मंजूर नहीं किए गए, तो ये तो तजाद तो खुद ब खुद ये जो आप जिस बयान की बात कर, कल हमारे स्टोरी थी हमारे अखबार की कि बुनियादी जो मराकज़ सेहत हैं रूरल एरियाज़ में या यहाँ भी, उनमें फ़ंड्स नहीं हैं, उनके पास अद्वियात ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि बुनियादी मराकज़ सेहत की तरफ सिर्फ़ और सिर्फ वही बंदा रुख करता है जिसकी जेब में बिल्कुल पैसे ना हों, वो बेचारा मुफ्त इलाज करवाने के चक्कर में वहाँ पे जाता है और ज़लीलो ख़ार होकर वापस आ जाता है, चूँकि वहाँ पे अद्वियात मिलती नहीं हैं, फ़ंड्स नहीं हैं उनके पास। दूसरा, जहाँ पे फ़ंड्स हैं, आप यहाँ के जो शहर इक़्तिदार है लाहौर, यहाँ के आप हस्पतालों की हालत ज़ार देखें तो यहाँ पे फ़ंड्स अगर दस्तयाब भी हैं तो यहाँ पे ऐसे दर्जनों केसेस चल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के इदारों में कि लोकल परचेज की मद में जो है वो महंगी अद्वियात ख़रीद के ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है और ठेकेदारों को नवाजने के चक्कर में
उनसे महंगी अद्वियात खरीदी जाती हैं और वो अद्वियात फिर उनको वापस कर दी जाती हैं। और फाइल वर्क में ये शो किया जाता है, फाइलों का पेट भर दिया जाता है कि अद्वियात डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं मरीजों में, जबकि वो अद्वियात ठेकेदार वापस ले जाते हैं। उसके अगेंस्ट जो है वो जो वहाँ पे बैठी हुई टीचिंग हस्पतालों में या फिर जो MS साहिबान हैं या उनका निचला जो स्टाफ है जिन्होंने एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया हुआ है, ऐसे कई केसेस जो एंटी करप्शन में भी चल रहे हैं, वो लोग मिल मिला के ये पैसा खा जाते हैं जो कि आवाम के इलाज का पैसा है, लेकिन उस पर किसी भी किस्म का कोई चेक नज़र नहीं आता। अभी सर्विसेज अस्पताल का एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था जिसमें कुछ ऐसी डॉक्टर्स थी जो कि दरअसल B.Com उन्होंने किया हुआ था, वो डॉक्टर थी नहीं लेकिन वो यहाँ पे जॉब करती रही। उसके अलावा आप देखें तो वहाँ पे कैंटीन की बात में, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। उमर, आपने सही कहा था कि दौरे करते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर कोई देखिए असल में इसमें एक कसूर जो इसमें एक CM साहब मेहनती हैं, काम करना जानते हैं, काम लेना भी जानते हैं और उनकी नीयत पे भी किसी किस्म का कोई शक नहीं, लेकिन जो अहम चीज़ है जब तक आप इख्तियारात को मुंतकिल नहीं करेंगे, मुशीर सेहत आपने लगा दिए हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत भी मौजूद है, वज़ीर सेहत क्यों नहीं है? क्या आपको अपनी ही पार्टी के लोगों पर एतमाद नहीं है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कैबिनेट की एक्सटेंशन की हमेशा से बात होती है, आप जिम्मेदारी दें, आप तर्जुमान हुकूमत पंजाब बना देते हैं, उनको हाफ ओहदा क्यों देते हैं? मुकम्मल ओहदा दें, वो आपके लोग हैं, आपकी पार्टी के वफादार हैं, दौरे आमरीत में आपके साथ रहे थे, और फिर उनसे रिजल्ट भी लें। जिन पर खसूसन जिन वज़ीरों पे करप्शन साबित हो जाती है, इनके एक बहुत मशहूर है वज़ीर, वो जिन पर करप्शन साबित हो जाती है तो फिर उनके हवाले से एक्शन भी लेना चाहिए, उनको आपने अभी भी वज़ीर रखा हुआ है। अच्छा, कल स्पीकिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कल जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे पंजाब के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और वही जो उनका जोश खताबत जो होता है वो माइक तोड़ने वाला और वो। हाँ, लेकिन कल माइक नहीं गिरे, बेचारे मुसलसल हिलते तो रहे जिस तरह से वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने बड़ा ऑपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया और ख़ुद भी कहा कि मुझे अगर जान भी देनी पड़ी ऑरेंज लाइन पर कल काफ़ी एग्रेसिव थे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा था, कवरेज कर रहे थे हम वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर एक बात जो थी कि CM साहब ने जिस तरीके से कहा कि जी हम ऑरेंज लाइन के लिए जान दे देंगे और PTI को बड़ा खसूसन टारगेट किया, फिर यहीं पर बात ही अच्छा होता कि वज़ीर आला कहते कि ऑरेंज लाइन के लिए नहीं बल्कि हम जो मरीजों के लिए जान काफ़ी सहूलियात हैं अस्पतालों में, इसके लिए हाँ हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े, हम लोगों की जान बचाने के लिए जान भी दे दें। रिजवान साहब अब देखें ना, वो अच्छा वो आपको मैं बताऊं, वो पार्टी इजलास था, वैसे भी CM साहब बड़ा कम पार्टी इजलास मतलब करते हैं इस तरीके से, पूरे पंजाब से, सिर्फ लाहौर से नहीं, पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर जनरल कौंसिल थे वो आए हुए थे, MNA MPs तकरीबन तमाम मौजूद थे, तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, क्योंकि 2 नवंबर का तहरीक इंसाफ का जलसा भी आ रहा है और बड़ी अजीब व गरीब बात भी करते रहे शहबाज शरीफ साहब के जी बन की बात करते हैं तो अगर इनको कोई बन लेकर दे दे लाहौर की दुकानों से, CM साहब को इस हवाले से ये देखना चाहिए कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में जो सबसे अहम चीज़ है वो तालीम और सेहत है। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ख़ताब के हवाले से, जिसमें उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की भी बात की। तो जब जिस तरह दावा किया जाता है, जिस तरह से ये नारा लगाया जाता है कि आवाम का हाथ होगा, मेरा गिरबान होगा, क्या वाकई अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं? तो फिर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो मुतालिबा कर रही है, देखिए कल मियां शहबाज शरीफ की खसूसन स्पीच को अगर देखें तो बड़ी टारगेटेड PTI थी और खसूसन जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उस हवाले से था। बार बार शहबाज शरीफ हर 2-4 मिनट के बाद जो है वो अपनी गुफ्तगू इसी धरने पर ले आते थे और खसूसन टारगेट किया उन्होंने तहरीक इंसाफ को, और ऑरेंज लाइन का खसूसी जिक्र किया कि मैं कहा करता था ना, एक पार्टी है जो मुखालफत करी तो वो PTI है, और उन्होंने ये भी बड़ा कहा कि जो इस के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बनी और उसके बाद फिर दरख्वास्त वापस ले ली लाहौरियों के खौफ से कि उन्हें अंदाज़ा हो गया था तहरीक इंसाफ वालों को कि लाहौरियों को बड़ा शायद बेनिफिट मिलना है इस ऑरेंज लाइन मंसूबे से। लेकिन ओवरऑल बात करें एक अच्छा शो था, लेकिन CM साहब के पास जिस तरीके से कल एज बिंग पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ पर गए थे, बदनज़मी भी वहाँ पर बड़ी देखने में आई, मैनेजमेंट कोई किसी किस्म की नहीं थी वहाँ पे एक्सपो सेंटर में। ख़वातीन, सादिया खान ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की वहाँ पर, जिस तरीके से ख़वातीन वर्कर्स जो सीनियर वर्कर्स थी वो एहतजाज करती, दाखिल नहीं होने दिया, तो और वहाँ पर जो जिस तरीके से बदनज़मी थी, तकरीब
का तो ऐसा समा था कि कोई मालूम ही नहीं था कि कौन किस हाल में है, और सीएम का फंक्शन हो, हमजा शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात करते तो उन्होंने कल बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा। एक तो अपने तौर पर उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के बारे में भी कहा, वज़ीर आज़म साहब के बारे में कहा कि उन पर अगर करप्शन साबित हुई तो माफ़ी मांगकर मैं खुद दोनों पे करप्शन साबित हुई। हाँ, मतलब उन्होंने उनको भी बीच में जो है वो इन्वॉल्व किया, यानी कि वो इतने श्योर हैं कि करप्शन नहीं हुई है। तो फिर अगर तहरीक इंसाफ मुतालिबा कर रही है तो एहतसाब क्यों नहीं पेश किया जाता? सिंपल मामला वही है कि तहरीक इंसाफ का जो एक मेजर मुतालबा है वो है पनामा लीक्स के हवाले से, कि वो जितने भी एसेट्स यहाँ से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ, जो पैसा यहाँ से बाहर गया, वो इमरान खान का जो मतमा नज़र है वो यही है कि वो पैसा अगर यहाँ पे हो तो शायद रोज़गार भी बढ़ेगा, लोगों को मौके मिलेंगे, उससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं फाइनेंस के साथ। आपका क्राइम रेट कम होगा, आपकी सारी चीज़ें जो इमरान खान के जो राइट और लेफ्ट जो दोनों खड़े होते हैं वो तो खुद उनके नाम पनामा लीक्स में है, और इमरान खान फिर पनामा लीक्स पर मुतालबा भी करने चाहिए। मामला वही है कि यहाँ पे कोई भी जो है वो दूध का धुला हुआ नहीं है, सब में खामियां हैं। मसला वही है जो हमारी पॉलिटिक्स का, कि हमने ज़्यादा बुरों में से कम बुरे का इंतखाब करना है। उस तरह से नीट एंड क्लीन तो बिल्कुल भी हमारी सियासत में, आप आम आदमी को देख लें, आप फ्रूट लेने चले जाएं, किसी भी रेडी बान को जाके खांचा फरोश को कहें कि जी मुझे आप 1 दर्जन केला दे दें, उसकी जितनी औकात है वो उतनी करप्शन उसमें ज़रूर करेगा, 2-4 आपको गले सड़े उसमें ज़रूर डाल के देगा। वो चूंकि कर इतना सकता है, सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद नहीं होता है, आप अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन इसमें हुकूमत की नेग्लिजेंस है कि वो क्यों नहीं रेट पर इंप्लीमेंटेशन बात तो वही आ जाती है ना कि करप्शन शुरू होती है बागों का शहर, तो वो जिसकी जितनी हैसियत है वो उस हद तक बागों का शहर जो है वो रेडी बानों का शहर बन चुका है और चिंची वालों का शहर बन चुका है। इस शहर के आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीक जो है वो डिस्कस किए थे, जो सबसे अहम मसले थे बड़े, उनमें शहर का सबसे बड़ा मसला जो साफ पानी के बाद जो है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये तजावज़ात है। इसको ख़त्म कर दें, आप यकीन करें ना, हमें ऑरेंज लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि इवन लोहारी भाटी जो उनसे वो बड़े एक्सपेंड हो जाएंगे, वहाँ पर बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स तक जा सकेंगे। लेकिन कराए कौन, कराए कौन और खात्मा कराए कौन? अच्छा, अब जब हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल लेवल पर बहुत सी करप्शन हो रही है, कल तो एक केस भी सामने आया, लेस्को जाली अकाउंट्स के जरिए पेंशन में करोड़ों का फ्रॉड किया गया, जिसमें 2 ख़वातीन और 4 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। इंतकाल जो कर गए मुलाजिमीन, उनके अकाउंट्स में भी पेंशन की रकम जो है वो जाती रही है। सिमल, ये आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, आप AG ऑफिस चले जाएँ, AG PR चले जाएँ, वहाँ पे आपको ऐसे मुलाजिमीन मिलेंगे जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप लोकल गवर्नमेंट में देख लें, आप वासा में देख लें, लोग साल हा साल ड्यूटीज़ पे नहीं आते लेकिन उनके अकाउंट्स में सैलरीज जा रही होती हैं। ये सूरत हाल जो है, इसका दायरा कार किसी एक शहर, किसी एक डिपार्टमेंट या सिर्फ लेस्को तक महदूद नहीं है। पूरे सूबे, पूरे मुल्क पे अब नज़र दौड़ाएं तो सरकारी डिपार्टमेंट्स में ऐसे ही हो रहा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग जो हैं वो आला अफसरान की आशीर्वाद से ये काम कर रहे होते हैं। आपकी कितनी दफ़ा खबर आई है, इवन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कितनी करप्शन हो रही है, कौन बॉदर करता है? खड़ी गाड़ियों की मद में आप करोड़ों रुपए का पेट्रोल हटिया लेते हैं। आप इन्हें खबर दी थी। अब क्या ये अहलकारों को मुअत्तल कर देना, क्या यही काफ़ी है? इसी से एहतसाब हो जाएगा? देखिए, फिर बात जब आती है जिस तरीके से वो फिर पिछली खबर पर हम आएंगे कि इमरान खान जिस तरह एहतसाब की बात करते हैं, एहतसाब फिर सबका ही होना चाहिए, सबको ही जिस तरीके से अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। अब इस लेस्को में हम देखें तो करोड़ों रुपए की करप्शन है, और उसके बाद यहाँ पर करप्शन की खबरें भी मंजर आम पर आती हैं, तहकीकात भी होती हैं, इंक्वायरी कमेटियाँ भी बैठा दी जाती हैं। उसके बाद इंटेरोगेशन का जो सिलसिला है वो 4-6 महीने के बाद चलता है। और मुझे याद है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के में जो डीजल चोरी का केस सामने आया, प्रूव हो गया उन ऑफिसर्स पे, उसके बाद सज़ा पता है उन्हें क्या मिली थी कि इनकी 2 साल जो है किसी की सर्विस जब्त कर ली जाए, 2 साल प्रमोट ना किया जाए, यानी प्रूव होने के बाद उनसे पैसे ले लिए। अब जो शख्स करोड़ों रुपया कमा लेता है, उसकी अगर आप 2 साल की सर्विस भी जब्त कर लें, जो कि 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके लिए तो बड़े ये मुनाफे वाला सौदा है कि वो करोड़ों रुपये कमाए, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारों में बैठे हुए तफ्तीशी अफसरों को भी खिलाए, उसके बाद 2 साल की सर्विस जब्त करा ले, और शायद वो सर्विस सारी ज़िंदगी भी करता रहे तो इतने पैसे नहीं कमा सकता जितने के वो बना लेता है। इस तरह हमारा जो निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम है, वो बदउनवानी को सपोर्ट करता है कि आप एक तरफ एक बंदा जो है बिल्कुल सीधे ट्रैक पे चलता है और वो बड़ा मुश्किल गुजर बसर करता है, दूसरा जो है वही तनख्वाह लेने वाला जो है वो लग्जरी गाड़ियों में फिरता है, वो उसका बैंक बैलेंस, उसके प्लाट्स, वो सारी चीज़ें। अब मामला वही है कि वो चीज़ें सारी अगर गवर्नमेंट के अंदर विल पावर हो तो पब्लिक सेक्टर में, चूँकि
प्राइवेट सेक्टर का तो उस तरह से आप अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम मौजूद है नहीं, तो पब्लिक सेक्टर का आप अगर उसको ही बेहतर कर लें तो सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं कि ऐसे अफसरान जो कि दिनों में अमीर हुए हैं और उसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी होगी जिसको वो छुपाते हैं, जिसको बयान नहीं करते। कवर अप करने के लिए तो फिर बहुत से इकदाम किए ही जाते हैं और वो सिलसिला तो चलता रहता है। अगली खबर की तरफ चलेंगे। दुर्रा नायाब की खबर है, ऑरेंज लाइन पैकेज 2 के दोबारा टेंडर के लिए बोली जो है वो आज मांग ली गई है। 6 तामीराती कंपनियां जो हैं वो इस बोली में हिस्सा लेंगी। ये यहाँ पर टेंडर भी हो रहे हैं। ऑरेंज लाइन मनसूबे के हवाले से बात करें, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून का ये एक आप समझे मैनिफेस्टो होगा इलेक्शन में, जो नेक्स्ट इलेक्शन 2018 में आ रहा है, उस हवाले से यहाँ पर उनका ये कहना है कि ऑरेंज लाइन मंसूबा उस इलेक्शन से कबल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। और जिस तरीके से कल मियाँ शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनने वाला ये मंसूबा हर सूरत हाल मुकम्मल करवाएंगे। टेंडर खुल गए, बोलियाँ हो रही हैं। अच्छी बात है कि उन कंपनीज़ को जो ज़्यादा अवाम के लिए हो सके, जिसमें कम पैसे लगे, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि अब ये मंसूबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त तो जिस तरीके से बका बन की जंग है इस वक्त, तो जिस तरीके से सीएम अगला इलेक्शन उन्होंने जीतना है इसी मेट्रो पे 2013 का इलेक्शन जीता था, लेकिन अभी तक तो कोर्ट में भी केस चल रहा है और वहां से जो है वो आपको क्लियरेंस नहीं मिल सकी है। और क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो 2018 तक आप कैसे इसको मुकम्मल कर सकोगे? अगर आपको प्लान बी इंड्यूस करना पड़ा तो फिर आप क्या करेंगे? सिमल, देखें कि जितने लोगों की आपने अमलाक जो हैं वहाँ पे तबाह कर दी, उनको हाँ आपने कंपनसेट किया, उन्हें पैसे दिए, लेकिन वो आपने दिए नेशनल एक्सचेकर से। आपने हुकूमत पंजाब के पैसे जो हैं वो आवाम के ही पैसे थे दरअसल, जो कि आवाम के टैक्सेस, हाँ आवाम को पता है या नहीं पता। एक सुई भी अगर ख़रीदते हैं, एक माचिस की डिब्बी भी ख़रीदते हैं, तो उस पर भी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस हम दे रहे हैं। तो वो सारे आवाम के टैक्सेस के पैसे ही थे जो कि आपने इस तरह बर्बाद किए। क्या मियाँ शहबाज शरीफ अपने ज़ाती अकाउंट से उसकी अदायगी करेंगे अगर ये मनसूबा इसी तरह वाइंड अप होता है और कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता? मामला वही है कि पब्लिक ये मंसूबा बनेगा, मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है करना पड़ेगा, मजीद राजी चाहिए होगी, किस तरह से और उसकी कास्ट भी रोजाना बढ़ रही है, जैसे ही चीज़ों की कीमतों में जो है वो इजाफा हो रहा है। ने मंसूबा बनाया इस पे के तो नक्शे में, यानी जो मैप है उसमें चेंज लाना ही बड़ा मुश्किल काम है। वो किसी सूरत हाल में नहीं मानेंगे कि इसको चेंज करना। चलिए, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से आगे मूव ऑन किया जाता है इस पर या नहीं। दूसरी जानिब एक और अहम खबर, महकमा हायर एजुकेशन 407 असातिज़ा का सर्विस रिकॉर्ड गायब हो चुका। नई सीनियरिटी लिस्ट की तैयारी जो है वो रुक चुकी है। ये तो हालात हैं डिपार्टमेंट्स के, और किस तरह से फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टीचर्स जो हैं वो अपनी 100% परफॉर्मेंस दें और स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा सकें, सिखा सकें। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर टीचर्स के हवाले से है। सीनियरिटी लिस्ट बनाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि 407 से ज़ायद असातिज़ा का सर्विस रिकॉर्ड ही गायब हो चुका। ये तो हमारा हाल है रिकॉर्ड कीपिंग करने का। रिजवान साहब, सिमल, रिकॉर्ड की जहाँ तक बात है, आप किसी भी महकमे में देखें, हाँ वो FBR हो, एंटी करप्शन हो, होम डिपार्टमेंट हो या कोई भी महकमा हो, वहाँ पे रिकॉर्ड इस तरह फाइलें पड़ी होती हैं, उनको सही तरह से जो है वो नहीं रखा जाता, अलमारियाँ नहीं होती, फंड जो है उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया जाता। नंबर प्लेटें जो उनसी हैं वो वहाँ लाखों नंबर प्लेट्स जो हैं वो खुले आसमान तले पड़ी थी, और फिर फाइलें भी ऐसी पड़ी होती हैं। मामला वही है कि सही तरह से आप खुद काम करते नहीं महकमे, उसके बाद जो है वो मलबा किसी और पे कराया दुनिया इतनी आगे की आगे निकल गई, हर चीज में हमारी वही फाइलें पड़ी हैं, बढ़ चुका है। पड़ी फाइलों को आप दीमक लग जाएगी, गल जाएंगी, खराब हो जाएंगी या जल जाती हैं, जला दी जाती हैं। ये भी एक सूरत हाल होती है। तो क्यों, क्या वजह है? अब दोबारा से तमाम चीजें आपको, आप टीचर से जो है वो जरूरी दस्तावेजात भी देखें, कितना लोगों का हक मारा जाएगा। टीचर्स, असातिज़ा, पेरेंट, मेरा अंदाज़ा है आप देखें कि चाहे हम सहाफ़ी हों, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, असातिज़ा की बड़ी अहमियत है। एक तो पहले ही हमारे माशरे में, जो इस माशरे में जिसने कौम को तैयार करना है, उनके साथ वैसे ही बड़ा इम्तियाजी और जो है वो नारवा सलूक होता है। वो बेचारे सड़कों पर, आप अक्सर देखते होंगे टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं अपने हकूक़ के लिए। फिर जब उनकी तरक्की के हवाले से बात की जाती है तो रिकॉर्ड ही गायब हो गया। जब रिकॉर्ड गायब हो गया तो फिर तो जनाब जिसकी सिफारिश है सूबाई वज़ीर तक, तगड़े किसी मिनिस्टर तक, MNA MPA तक, उसकी तरक्की हो जाएगी। अब यानी आप सोचें कि जिन्होंने कौम को तैयार करना है, असातिज़ा हैं,
असातिज़ा के हवाले से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उन्होंने कौम को तैयार करना है, बच्चे उन्हें उनके पास जाके पढ़ना है। वही अगर मसाइल का शिकार हो जाएंगे, उनको तो तमाम माशी समेत माशरती तमाम मसाइल से आज़ाद कर देंगे। पब्लिक सेक्टर में तो टीचर्स जो हैं वहाँ पे एक निज़ाम अजीबो गरीब है कि स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है स्कूल्स में, बच्चों की सही तरह से फोकस नहीं किया जाता। आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो टीचर्स को सैलरीज बहुत ही कम दी जाती हैं। ऐसे स्कूल्स जो कि एक बच्चे से 4-5 हज़ार रुपए फी ले रहे होते हैं, ये वो तो भी आप बहुत कम बता टीचर को कितना दे रहे हैं। अब तो गली मोहल्लों के रूरल इलाकों में कायम जो स्कूल हैं प्राइवेट, उनकी आप बात कर लें तो जो एक बच्चे से 4,000 या 5,000 रुपया फी लेता है, एवरेज जो स्कूल है, बड़ा ग्रुप नहीं है, तो वो अपने टीचर को क्या दे रहे हैं, 7,000, 8,000 या 10,000 रुपए। और वो जो टीचर होती है वो मास्टर्स उसने किया होता है, ये भी नहीं कोई मैट्रिक पास टीचर है, मास्टर्स करके जो आते हैं। और जो सरकारी टीचर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा किस्म के खौफ जो हैं उसमें मुब्तला होते हैं, उनके खिलाफ लोग एंटी करप्शन चले जाते हैं, उनकी ACR ख़राब कर दी, उनकी प्रमोशन के मामला, फिर अभी जिस तरह ये फाइलें गुम हो गई। अब देखें कि एक नए सिरे से वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और इस हवाले से हेड मास्टर्स को जो है वो जो कॉलेजेस को हेड कर रहे हैं, उन्हें जो है वो टास्क भी दे दिया गया है कि तमाम का जो रिकॉर्ड है इसको इकट्ठा किया जाए और तमाम टीचर्स को बता दिया गया है कि आप अपना रिकॉर्ड जो है वो दें। अब वो नए सिरे से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और कितना टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप ये देखें, टाइम ज़ाया हो जाएगा तो किस तरीके से सीनियरिटी लिस्ट हो सकता है। उसी दौरान में 2-4 उनका जो है लोग रिटायर्ड हो जाए तो उनके साथ ज्यादती नहीं, हक तलफी नहीं, ऐसे लोगों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और ये क्लैरिकल स्टाफ, वो किसी ने कहा था कि क्लर्क बादशाह होता है, तो क्लर्क अगर बादशाह होता है तो भाई आप इंक्वायरी करें, उनको सजाएं दें। और सजाएं सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि 2-4 साल की तनख्वाहें जब्त कर ली, टर्मिनेशन प्लस उनसे सख्त सजा होनी चाहिए ताकि इबरत की मिसालें जो हैं वो कायम हो, जिससे बाकी लोग जो हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, हमारे यहाँ ना रिजवान साहब डिपार्टमेंटल लीड करते हैं। हमारे यहाँ जो है एक सिफारिश कल्चर बड़ा मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2, एहतसाब का सिस्टम नहीं है। अगर एहतसाब हर डिपार्टमेंट में शुरू हो जाए, चाहे वो FBR है, चाहे वो वासा है, चाहे एंटी करप्शन है, मतलब देयर आर सो मेनी, यहाँ पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, ये शुरू हो जाए। स्कूल एजुकेशन है तो आप यकीन करें, आप जिस डिपार्टमेंट में भी चले जाए, बात ठीक कह रहे हैं रिजवान साहब, हर जगह पर अजब करप्शन की गजब कहानी आपको जो है वो नज़र आ जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। मैं एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करना चाहूँगी। कल शादरा में 4 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिर गया और रेस्क्यू एहलकार मौका पर पहुँचे, मगर बेचारा बच्चा जो है वो उस वक्त तक मौत की आगोश में जा चुका था। खुले मैनहोल का इशू बहुत दफ़ा उठाया गया। लाहौर शहर में बहुत जगहों पर इस तरह के हादसा पेश आए हैं, जिस पर वज़ीर आला ने भी बहुत दफ़ा नोटिस लिया है, एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया, इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, फिर भी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर गटरों के ढक्कन गायब हैं, वो मैन होल, उसके अंदर गैस और गंद, और वो जितना गहरा होता है, बच्चे बेचारे खेलते हुए अगर बीच में गिर जाएँ तो सर्वाइव तो नहीं कर सकते हैं। सिमल, एक तो जहाँ ये पहले जो है वो लोगों की इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी है कि बच्चों का ख्याल रखें, चूँकि बच्चे जो हैं वो खेलते हुए अगर वो लाशऊरी तौर पे बच्चा चला गया, उसको समझ नहीं है कि क्या मैंने करना है, तो बच्चा वो वहाँ से तो आवाज़ भी बाहर नहीं आ सकती मैन होल में अगर बच्चा कोई गिर जाए। मामला वही है कि लोग कंप्लेंट भी करते हैं, कई रोज़ तक जो है वो मैन होल खुले रहते हैं, लेकिन उस पर जो है वो वासा की जानिब से किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। अब मामला वही है कि इसको चेक करना चाहिए। अगर इसकी कंप्लेंट की गई है और उसके बावजूद वासा की जानिब से महकमाना गफलत का मुजाहरा किया गया है, तो इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये कहीं पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी रिपोर्ट हो कि जी यहाँ पे मेन होल खुला है, तो इनके सामने ये एक एग्जाम्पल हो कि फ़लाँ इलाके में ये वाक़या हुआ था, तो उसके बाद जो है वो इसको सख्त सज़ा मिली थी ज़िम्मेदारान को, तो लिहाजा हमने उसमें नेगलिजेंस मैं आपको बताऊँ, रिचल का वाक़या हुआ था जोहर टाउन वाली साइड पे, 3-4 साल हो गया, 3-4 साल हो गए इस वाक़े को, सस्पेंड कर दिया, उसके बाद आप मतलब उस तरफ जाते हैं। लेकिन बात इन पर तो कत्ल की वो जिसे कहते हैं ना, ये इतना सख्त संगीन होना चाहिए कि बाकायदा वो दफ़ा लगा देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जिसका लख्ते जिगर चला गया है। अब ख़बर के मुताबिक जिस तरीके से वालदा को उनकी अलमास की 4 साल बच्चे की जो वालदा है वो गशी के दौरे पड़ रहे थे, हंसता खेलता मुस्कुराता बच्चा और चला जाए। फरिश्ता सिर्फ बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, तो मासूम फरिश्ते हैं, उनको वो चले जाए इस दुनिया से, तो उनकी तो कुल ज़िंदगी जो उनसी है वो जो है वो एक मिनट के लिए कितना मुश्किल है। हर टाउन की लेवल पर, हर जगह पर जाकर आपने देखना है औलाद का इम्तिहान सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, ये कहा गया है। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, ये इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या है।
इस पर इंक्वायरी तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ असल में सूरत हाल यही है सरकारी महकमों की कि लोग जो हैं वो इस कदर कल्चर ख़राब हो चुका है पब्लिक सेक्टर में कि लोग, सरकारी मुलाजिम जो है वो तनहा लेता है काम ना करने की, और काम करने के लिए पैसे मांगता है, वो रिश्वत मांगता है कि जब तक आप उसकी जेब गर्म नहीं करते, हाँ वो लेस्को का एहलकार है, हाँ वो लेस्को का वासा का एहलकार, कोई कारकर्दगी उनकी उठाकर देख लें, कहीं पर वो बेहतरी अगर कर रहे हो, खुद डिपार्टमेंट जो है वो ज़बोहाली। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह डीजल चोरी केस था, प्राइम मिनिस्टर के हल्के में था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के में करोड़ों रुपए का डीजल केस चोरी हुआ, और आज भी वो एक्सीएन कोई जुहेब भट्ट, वो आज भी ऑफिसर है, आज भी एक्सीएन है, वो उस वक्त एसडीओ था, अब एक्सीएन हो। आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग जितनी करप्शन करते हैं उन्हें तरक्की दे दी जाती है, यहाँ पे तो एहतसाब का सिस्टम ही नहीं है, और उधर वो साबित हो रहे हैं कि वहाँ पे कुछ शौकत एसडीओ इस तरह समेत जो काफ़ी ऑफिसर जो है वो जो करप्शन में मुलविस होता है, 2-4 साल के लिए उनकी इंक्वायरी लगती है, उसके बाद उनकी तरक्की हो जाती है। यहाँ पर अब इसी फिर खबर पर दोबारा आते हैं, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अब इस पे इंक्वायरी होने के बाद ज़िम्मेदारों का तयन करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे रिजवान आपने कहा कि ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर इलाकाई मकीनों ने शिकायत की, उस शिकायत को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया गया, क्यों निगलेक्ट किया गया, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, जो मुतलका उस इलाके के जितने भी कंसर्न अहलकार हैं उनको तो पकड़ना ही चाहिए। कॉल जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को शिकायत सुनने के लिए, वहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोग खुद शिकायत कर रहे हैं तो कम से कम उसकी तो सुनवाई कर लें, खुद जाके देखना तो दरकिनार है इस पर। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, लास्ट 2 मिनट्स है मेरे पास, मैं ज़रूर इस खबर को डिस्कस करना चाहूँगी। आईजी ने ज़ेर-ए-इल्तवा पुलिस इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए 2 करोड़ रुपये मांग लिए हैं। चूंक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तामीराती काम रुकने के बायस बिल्डिंग जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। सिमल, पुलिस का जो असल मसला है वो मसला है इनकी ग्रूमिंग का। आप उसी स्टाफ के साथ आप बहुत अच्छी बिल्डिंग्स भी बना लें, आपने मॉडल थाने भी बनाए मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन पुलिस कल्चर जो है वो बिल्कुल बदल नहीं सका। हाँ, आप लाहौर के एंट्री पॉइंट्स की बात करें, एग्ज़िट पॉइंट्स की बात करें, अभी भी जो बाहर से लोग आते हैं उनको पैसे लेके जिस तरह एक महसूल आप आयद कर देते हैं, चुंगी लेते हैं, उनसे टैक्स लेते हैं, इस तरह जो भी नंबर प्लेट वो देखते हैं कि ये शहर के नहीं है, लाहौर के नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, वो लाहौर में आने के लिए जो है उनसे पैसे लेते हैं पुलिस एहलकार। मामला वो ये, हाँ आप इनकी वर्दियाँ चेंज कर दें, हाँ आप वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम माइंडसेट चेंज होने जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक जो है पुलिस पे एतमाद जो है लोगों का वो बहाल नहीं होगा। उसके लिए अब देखें कि साल हाँ साल से जो एक पुराना सिस्टम चल रहा है, जब आप थानों के ठेके करेंगे, जब उसी इलाके के SHO को आप फटीगें डालेंगे तो फिर वो वहीं से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और उसके लिए एहलकार जो हैं वो उनके लिए जो है वो जाके भत्ता इकट्ठा करेंगे, आप उसे भत्ता कह लें, आप उसे हराम कह लें। अगर आईजी ने पैसे मांग लिए तो उन्हें दे देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर वो आज नहीं दिए, आज 2 करोड़ है, 1 साल बाद दिए तो 4 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया उमर असलम रिजवान नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़न, पंजाब भर में सेफ सिटी के हवाले से एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले फोकस किया जा रहा है लाहौर पे, जहाँ पर कैमरास लगाए जाएंगे और सेफ्टी के साथ साथ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके जिसको फॉलो करना शहरियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा, इस पर करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक अली आमिर साहब। उनसे अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, कहाँ तक पहुँचा सेफ सिटी का काम और ये मंसूबा है क्या? मतलब मैं चाह रही हूँ कि शहरियों को एक दफ़ा फिर से पता लग सके कि क्या मंसूबा है, किस तरह से काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जी पुलिस के कल्चर को चेंज करने के लिए। अभी पुलिस रवायती अंदाज से चलती है, पेपर बेस्ड सारा काम होता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जी हम टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, हम अपने सारे काम को डिजिटाइज़ कर रहे हैं। इसमें 3-4 जो इसके एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा जी इमरजेंसी रिस्पांस, उसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। उसके हम चाहते हैं कि हर दफ़ा एक जैसा ही रिस्पांस शहरियों को मिले और उनको कन्वीनियंस मिले। उसमें हम टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए मैपिंग और इस तरह की फैसिलिटीज़ पुलिस को देंगे ताकि वो जो टाइम है वो हम कम कर सकें रिस्पांस का। तो पहला तो उसमें इमरजेंसी रिस्पांस है जिसमें हेल्थ भी है, फायर भी है और पुलिस भी है। दूसरा एस्पेक्ट है जी कि पूरे शहर में 8000 के लगभग कैमरे लगेंगे जी।
1700 पॉइंट्स पे। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों पे भी कैमराज होंगे। अच्छा। और इसके अलावा जो वॉकी टॉकीज होंगे हमारे, उनमें भी कैमराज होंगे। सो किसी भी दिन में 12, 13, 14 हज़ार कैमराज हमारे लाइव हो सकते हैं। सो उससे एक तो विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, पुलिस कमांडर्स को बहुत फ़ायदा होता है और वो मॉनिटरिंग में आसानी होती है। इसमें यह भी होगा कि हमें पुलिस की रिसोर्स भी पता होगी कि पुलिस कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सो वो सारे में प्लानिंग में बड़ी सहूलत बिल्ट इन हो जाती है। फिर यह कि जो हमारा काउंटर टेररिज्म का सिलसिला चल रहा है, उसमें हमारी जो एजेंसीज हैं जो इतनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है कि उनको पूरे शहर नज़र आना शुरू हो जाता है। उनके स्पेशल ऑपरेशंस हैं, उसमें उनको सहूलत हो जाती है। तीसरा ये है जी कि ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा जी। अब वो ऑटोमेटेड होगा तो हम अभी एक्साइज साथ मिलकर कैंपेन कर रहे हैं लाहौर पुलिस वाले के नंबर प्लेट जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए सारी। सही, लेकिन अभी तक आप यकीन करें लाखों नंबर प्लेट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं जो लोगों को डिलीवर नहीं हो सकी हैं। आपको शहर भर में गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां नज़र आ रही होती हैं और वो रजिस्ट्रेशन का भी इशू चल रहा है। तो कैसे इसको अप टू द स्पीड लाया जाएगा? जी हमारा जो प्रोजेक्ट है जी, ये अभी ट्रैफिक आखिरी कॉम्पोनेंट होगा और ये सब तैयार होगा जाके अगले जून में। उससे पहले हम अब कुछ अरसे में ये एक सीरियस कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नंबर प्लेट्स की एडहेरेंस करें, एक्चुअल नंबर प्लेट्स पे लाएं, क्योंकि इससे फ़ायदा आवाम को ही होना है। जब हम लॉ को वाइड करते हैं, होगा ये कि जब हमारे नंबर प्लेट स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे तो हमारे वार्डन्स वगैरह जो हमने अभी ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े किए वो वहाँ से हट जाएंगे। ऑटोमेटिकली चलान होगा रेड लाइट वायलेशन का, और वो चलान की तस्वीर एक फॉर्म पे लग के जिन साहब की गाड़ी उनके घर चला जाएगा, और वहीं से वो उस तरह उसकी सहूलत हम दूसरी बैंकिंग चैनल्स की भी करें ताकि लोगों को कागजात जमा ना कराना पड़े और वो उस तरह ही संभाल सकें। चौथा ये है जी कि हम ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है पुलिस का, उसको भी चेंज कर रहे हैं लाहौर में। दो तरह से करें, एक तो जो हमारा जो कैमरा की कनेक्टिविटी है ये सारी फाइबर ऑप्टिक पे है और वो सारी हमारी अपनी होगी। सही। सेकेंडली जो पुलिस के जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो 4G एडवांस पे जा रही है। सो हमारा अपना नेटवर्क होगा 4G का जिस पे सारी कम्युनिकेशन होगी। एक तो उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बिल्ट है, दूसरा उसमें क्योंकि 4G है तो हमारी वीडियो इनेबल्ड होंगे वो सेट्स, और उससे ये पूरा एक सिस्टम चेंज हो जाएगा, उसमें सिक्योरिटी बिल्ट होने हो जाएगी। फाइनली इन सारे कामों को करने से, क्योंकि वो डिजिटल होंगे और उसमें हर चीज़ लॉग हो रही होगी सिस्टम में, सो उससे एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी आएगी तो वो फिर आपका सिलसिला जो है पुलिस कल्चर को चेंज करने का वो उसमें सेटल होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जाएगा। अगर हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बात करें, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से बात कर लें, तो क्या जब कैमराज लगेंगे चालान सिर्फ रेड लाइट क्रॉस करने पर ही होगा या जो दीगर वायलेशंस हैं उसको भी कैप्चर किया जा सके? वो तो जी हम पे है, हम कितनी वायलेशंस बिल्ट इन करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम सारी वायलेशंस को एकदम एक्टिवेट ना करें ताकि लोग भी यूज टू हो जाए, उनकी कोऑपरेशन भी हमें चाहिए, हम खुद डिसिप्लिन्ड कौम नज़र आना चाहिए हमें। सो हम स्टेजेस में जाएंगे, क्योंकि अगर हमने अब इस वक्त जो स्टेज बनी हुई है, अगर हम ऑल वायलेशंस को लाइव करते तो स्क्रीन वर्चुअली रेड हो जाएगी हमारी। सो हम पीस मील चलेंगे जी, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है लोगों को बताते हुए चलेंगे जिले के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इसमें जब चालान घर पहुंच जाएगा, जो भी गाड़ी अगर रजिस्टर्ड है, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रांसफ़र के भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं कि गाड़ी आगे बेच भी दी जाती है लेकिन वो नाम वो नहीं होता, तो लोग शायद इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब ट्रांसफ़र भी करा लेंगे क्योंकि चालान आना है तो उसी के घर पे जाना चाहिए। उसको रीपे किस तरह से किया जाएगा और क्या गारंटी होगी कि लोग उसको जेन्युइनली रीपे करेंगे? क्या उसके दोबारा भी उसको कैप्चर किया जा सकेगा अगर चालान पे नहीं किया तो? टिकट अगर घर पहुंच गई है। दो चीज़ें हैं जी, एक तो हम इसमें बैंकिंग चैनल्स को एक्टिवेट करेंगे लोगों की सहूलत के लिए, वो अपने कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और मोड्स ऑफ पेमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक उनको यूज़ कर सकें। एक तो ऑनलाइन ट्रांसफर्स का करेंगे, दूसरा ये है जी कि इसमें चलान जब वायलेशन अगर वो करते हैं और वो पे नहीं कर रहे तो वो सिस्टम हमें अलर्ट देगा जब भी वो गाड़ी कहीं से भी क्रॉस गुजरेगी, तो वी विल गेट एन अलर्ट और हमारे
ये जो फोर्स है इस वक्त वार्डन्स की जो कि चौक में खड़ी होती है, वो फिर दे विल बी इन्फोर्सर्स, वो फिर उन गाड़ियों को स्पेसिफिकली रोकेंगे जिन्होंने ये रिपीटेड वायलेशंस करे। सही। अच्छा, इसमें फिर बड़ा एक और भी फ़ायदा होगा, सिफारिश कल्चर जो है वो भी ख़त्म होगा और आपको वार्निंग्स का भी कोई चांस नहीं मिलेगा कि आपको अगर आपने किया है वायलेशन तो आपको चालान जो है वो भरना पड़ेगा। तो शायद लोग भी इस चीज़ के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की जी। हम ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म करना चाह रहे हैं और उसी से ये सिस्टम सीधा होगा और ये पुलिस पे लोगों का एतमाद बढ़ना शुरू होगा। और ये जब क्योंकि फिर कवानीन तो फिर सबके लिए आ जाएंगे ना। फिर ऐसा नहीं होगा जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि छोटी गाड़ी वाले को रोक लेते हैं या मोटरसाइकिल वालों को रोक लेते हैं और बड़ी गाड़ियां जो हैं वो क्रॉस कर जाती हैं, तो वो तो सबके लिए इक्विवेलेंट जो है वो उसमें हो जाएगा। इसका मॉडल कौन सी रोड से शुरू किया जाएगा? मतलब इब्तदाई तौर पर तो एक छोटे इलाके से शुरू किया जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपैंड जी। हमारी प्रायोरिटी डिवीजन जो थी वो सिविल लाइन है जी। सो सिविल लाइन में बेसिकली मॉल रोड से हम लाइव करेंगे जी इस सिलसिले को। और फिर क्योंकि हमने अभी 11 तारीख को जो सीएम साहब ने उसका इनॉग्रेशन की, ऑपरेशनलाइज किया हमारे सेंटर में, वो हमारा नर्व सेंटर है जो कुर्बान लाइन्स में है, वो लाइव हो गया। अब हम हर डिवीजन में जी अपनी शाखें बनानी शुरू करेंगे और एक प्लान के तहत इसको बाय नेक्स्ट जून जी हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और उसकी मॉनिटरिंग हर डिवीजन में अलग होगी या एक कंट्रोल रूम होगा जहां पर थ्रू आउट मॉनिटरिंग होगी? नहीं जी, इसमें है ये कि ये हमने मॉडल बनाया है एक तो दुनिया में काफ़ी मॉडल्स को देख के, और इसमें हमारे साथ लंदन पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, उनके अफसरान आते भी रहे। अब होता ये है कि जी ये पूरा शहर एक ही फ्लोर से कंट्रोल होगा। उसमें एक तो जो हम पहले कहते हैं जी ये इस थाने का इलाका या उस थाने का, वो ख़त्म हो जाएगा इसमें, क्योंकि एक एसपी उसमें फोर्स को भेज रहा होगा जी। सो वो इस चीज़ से बेनियाज होगा कि ये कौन सी डिवीजन है, उसने तो रिस्पॉन्ड करना है टू एन इमरजेंसी, और इन बातों में नहीं पड़ना कि ये किसकी गाड़ी जाएगी और किसकी नहीं जाएगी। मेरे ख्याल से इससे भी बेहतरी आएगी। जब आप हदूद के तायुन में ही अक्सर जो है वो झगड़े पड़ जाते हैं, और जब आप सब चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएंगी तो चीज़ें जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। सर, यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक अली आमिर साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि शहर भर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो कंट्रोल हो जाएगा। कितने कैमरास लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों पर? अभी जी जितने भी हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये सब कवर होंगे, ये तकरीबन 150 के लगभग है। इसके अलावा हमारे पास कैपेसिटी है 50 और बढ़ाने की भी। जो फ़र्क होगा जी, एक तो मेन होगा कि ये 24/7 लाइव होंगे के सिग्नल्स जो है हमारे। अब वो जो हम प्रेशर के तहत जब हम सिग्नल को बंद करते हैं उससे पीछे प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, वो एक तो नहीं होगा। ये इंटीग्रेटेड निज़ाम होगा, पूरे शहर को चलाएगा, और वो इस तरह चलाएगा कि हमारे पास डेंसिटी रीड करने वाले कैमरास भी होंगे जो ये देखेंगे कहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन है और कहाँ पे नहीं है। इसके अलावा हम शहर में कोई 75 स्क्रीन्स लगाएंगे जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स टू इम्पॉर्टेंट लोकेशंस, जहाँ पे हमको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस भी दे सकते हैं। लेकिन उन स्क्रीन्स का बेसिक मकसद ये होगा कि वो लोगों को ट्रैफिक के बारे में बताएं कि जी हम जर्नी टाइम भी बता सकेंगे कि अगर आप ठोकर सेंटर हुए तो आपको माल जाने में कितना टाइम लग सकता है। हाँ, मतलब वो जर्नी टाइमिंग, रूट साइड जी वो बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि अगर मॉल पे प्रोसेशन है तो आपने कैंट जाना है तो कौन सा रूट लीजिए। बिल्कुल ठीक। सो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हम फीड करेंगे। फिर हमारे साथ जो ट्रैफिक का एक FM चैनल है उसको भी हम यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी चीज़ें हम इकट्ठी चला रहे हैं। कोऑर्डिनेशन जो है वो डिफरेंट चीज़ों की जब एक साथ हो जाएगी तो चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स की भी बार बार रिमाइंडिंग कराने की ज़रूरत, मतलब रिमाइंडर ज़रूरी होता है कि आपको ट्रैफिक रूल्स बताए जाएं, तो क्या वो भी कुछ कैंपेन चलाई जाएगी जहां पर शहरियों को आगाह किया जाए कि उनके क्या क्या फ़राइज़ हैं, किस तरह से ट्रैफिक को जो है वो उन्होंने रवा दवा रखना है, लेन और लाइन की पाबंदी है, वायलेशंस क्या क्या हैं? बिल्कुल जी। अब मेरा ख्याल है जब एक इन्फोर्समेंट आएगी ना जी, तो ट्रैफिक पुलिस वाले काफ़ी रेगुलरली आप देखते हैं कैंपेन चलाते हैं, लेकिन उनका असर नहीं हो रहा था क्योंकि इन्फोर्समेंट नहीं उस तरह। अब वो जैसे आपने बात की ना जी, इसमें से ह्यूमन इंटरफेस निकल जाएगा और वायलेशन पे जब आपको पे करना पड़ेगा तो आप खुद ही उस तरफ आएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और आप वायलेशंस को अवॉइड करना चाहिए। क्राइम किस हद तक कंट्रोल होगा इससे? क्राइम जी जनरली देखा गया है कि जहाँ पे भी वेस्ट में भी जहाँ पे भी सिस्टम्स लगे हैं वहाँ पे कोई 30% की कमी तो आती है ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स। हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, अगर ना आई तो हम कोई गलत कर रहे हैं काम,
कहीं पे हमारी गड़बड़ हो रही है, वरना कमी लाजमी आनी चाहिए। फिर ये होगा कि जहाँ कैमरे लगेंगे वहाँ से क्राइम पैटर्न भी शिफ्ट होंगे और प्रॉब्ली वो हमारी अगली फेज होगी कि उन एरियाज को कवर करने के लिए फिर हम उन स्पॉट्स पे कैमरा जी। सो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है आपका लॉ जो वायलेटर्स हैं उनके साथ। अच्छा सर, यहाँ पर भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाती हैं, आपको बहुत सी क्राइम की वीडियोस आपके पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर भी मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाते हैं। सो थाना कल्चर की तब्दीली की आपने बात की कि वो चेंज आएगा, लेकिन अगर माइंडसेट वही रहेगा, रिसोर्सेज वही रहेंगे और जो एक थाने में जो पुलिस एहलकारों को मुश्किलात हैं या जो वो मुश्किलात पैदा करते हैं आवाम के लिए, इट्स अ वॉइस वर्सा, दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही होती हैं। सो इसको कैसे तब्दील किया जाएगा? देखिए जी, बहुत बड़ा इसका जो एक फ़ायदा होगा वो है कि जो वीडियो एविडेंस है, हमारे सेंटर में एक फोरेंसिक सेंटर भी है इसी मकसद के लिए, जो वीडियो एविडेंस को तैयार करेगा फॉर प्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट। अच्छा, हमने ड्राफ्ट भी मूव कर दिया है जी, जहाँ पे हम डिजिटल एविडेंस को एडमिसिबल करेंगे। तो हमारे लॉ में वैसे ये है जी, है डिफरेंट लॉज में है, लेकिन हमारा जो एक्ट है उसमें हम तब्दीली कर रहे हैं जी। एक्ट में एक तो ये है कि जो हमारी तरफ से वीडियो एविडेंस जाएगा वो एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी। सो एक वेटेज उसको वो मिली, दूसरा उसकी एडमिसिबिलिटी के लिए हम मूव कर रहे हैं। सो उसके बाद ये होगा कि ना सिर्फ एक कोर्ट का टाइम बचेगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का टाइम बचेगा, और तीसरा कन्विक्शन जो सजा मिलनी चाहिए वो जब तक सजा नहीं आती, बिल्ट इन होती, तब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होता। सो ये इसका बहुत बड़ी, क्योंकि अक्सर केसेस में ये रिमार्क्स भी आए हैं अदालत की तरफ से कि पुलिस चालान ठीक तरीके से पेश नहीं करती या गवाहान जो है वो मुकर जाते हैं और आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से फिर वो केस डिसमिस हो जाता है। ये अब वो बेसिकली उन सारी चीज़ों जो पुलिस की कमियां थी उनको भी कवर करता है, अदालत का टाइम भी बचाता है, एविडेंस भी क्लियर होगा। तो सही। अच्छा, जब हम थाना कल्चर की बात करते हैं तो उसमें एक और चीज़ भी आती है कि बहुत से थानेदारों से, बहुत से कांस्टेबल से, पुलिस एहलकारों से बहुत लंबी लंबी शिफ्ट पे कराई जाती हैं, बहुत लंबे लंबे आवर्स जो है वो उनको देना पड़ते हैं, जिनकी वजह से अगले दिन उनकी एफिशिएंसी डेड हो जाती है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। सो क्या शिफ्ट सिस्टम भी डेवलप हो सकेगा? क्योंकि अगर अब ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत सी चीज़ों में कम हो रही है तो वहीं पर पुलिस वालों को भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए जी, पहले तो ये है कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर लाहौर का सेंटर इंडिपेंडेंट है, ये फुली केटर्ड है जी। इसकी कोई 800 के लगभग लोग इसमें भर्ती होने, जिसमें से तकरीबन आधे हम भर्ती कर चुके हैं। ये 3 शिफ्टों में चलेंगे, यहाँ तक कि जो फ्लोर कमांडर होगा एसपी, वो भी 8 घंटे की शिफ्ट में चलेगा। सही, ठीक है जी। बाकी लोग तो ओपन मार्केट से आएंगे। फिर इसका इफेक्ट ये होगा कि जब आपको इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी है तो आपको रिसोर्स डिप्लॉयमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी शहर में। बिल्कुल, जो नाके लगाए जाते हैं 12-12 तो ज़्यादा घंटे, वो खत्म हो जाएंगे। नाकों को भी मॉनिटर हम इस तरह कर सकेंगे कि हम कहेंगे कि नाका वहाँ लगेगा जहाँ कैमरा लगा हुआ है, ताकि पब्लिक की जो शिकायत है वो भी मॉनिटर हो जाएंगी जी। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ जो हर वक्त गश्त कर रही होती है, उनको भी हम स्टैटिक पॉइंट्स पे खड़ा कर सकते हैं, तो हमारे फ्यूल की बचत भी होगी, हमारी रिसोर्स की बचत भी होगी, और मेरा ख्याल है उससे सीसीपीओ लाहौर को बड़ी मदद मिलेगी जी। आपको 8 घंटे में अगर हम लॉक कर सकें तो बहुत फायदा होगा। अच्छा, ऐसे क्राइम जिसमें गाड़ी चोरी हो रही है या बाइक चोरी हो रही है और वो लेकर जा रहे हैं, तो क्या उसको भी कैप्चर किया जा सकेगा, रोका जा सकेगा? जी बिल्कुल, हमारे पास जी 30 दिन का जो है फीड वो स्टोर होगी एट एनी पॉइंट। अगर तो केस है तो वो 7 साल के लिए स्टोर करेंगे हम। सो ये एक तो डिपेंड करेगा कि कितनी देर में हमें इंफॉर्मेशन मिली, क्या वो शहर से निकल के, लेकिन उस गाड़ी को प्रोबेबली हम ये तो ट्रेस कर सकेंगे कि कहाँ से आई और कहाँ से गई वारदात करके। ठीक। एक वो पार्ट है। चोरी वाली गाड़ी में ये है कि अगर तो इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है तो उसमें हो सकता है क्रैकडाउन करने में आसानी हो सकती है, और फिर हमारे कैमरास की लोकेशंस ऐसी होगी कि शायद जो गाड़ी शायद हमने पकड़ी नहीं जाते हुए, लेकिन जो उसको लेके गए शायद उसकी तस्वीर तो हमें मिल जाए। बिल्कुल ठीक। सो वो एडवांटेजेस भी ऐड ऑन होंगी। वो सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद आएगी। अच्छा, ये सारा प्रोजेक्ट बहुत थॉटफुल भी लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि इससे बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने में, आपने अदालत में जब सबूत पेश करने हैं या आपने केस तैयार करना है तो आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। फिर बात ये आ जाती है कि ऐसे बहुत से मंसूबे आए जो सुनने में देखने में बहुत अच्छे लगे, लेकिन उनका सक्सेस रेट उस तरह से नहीं रहा। पॉलिसीज़ आती हैं वो अकोमोडेट उस तरह से नहीं हो पाती हैं, एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं हो पाती हैं। सो कितने % चांस है कि ये मंसूबा जो है वो एक्चुअली जैसे कहा जा रहा है, जैसे सोचा जा रहा है, उसी तरह से एग्जीक्यूशन होगी इसकी?
देखिए जी, दिस प्रोजेक्ट इज़ लेड बाय द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है, ये वही लंदन में देख के आए थे पहली दफ़ा और फिर वहाँ से ये कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ है सारा। सही। और इसकी इतनी डिटेल में वो जाके इसकी नोक पलक दुरुस्त कर रहे होते हैं कि इट्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। तो हमें तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है जी इस वक्त। सही। सो इसलिए इसको एंड तक ले जाना तो कोई ऐसा अब इसमें इंटरेस्ट नहीं लग रही। प्लस जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट दूसरी एजेंसीज हैं वो भी इस प्रोजेक्ट को बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं। सो वो चीज़ें सारी हैं। हाँ, वो आपकी वाली बात कि अब ये 2-3 साल आगे चल जाए और इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं, तो फिर जब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे फिर तो अनस्टॉपेबल हो जाता है। इट विल टेक सम टाइम जी, एडजस्टमेंट में तो टाइम लगता है जी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जी। बिल्कुल वी होपिंग है जी इंशाल्लाह वो ना हो। सही। अच्छा, पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, ये कोऑर्डिनेशन आपस में साथ साथ चल रही है, तो क्या इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी शामिल होगी या कोई इस तरह के डिपार्टमेंट्स भी हैं जो हमारे साथ? तो जी इस वक्त आपने जैसे कहा एक्साइज है, पुलिस का अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है वो बीच में है, नादरा बीच में है, हमारे साथ टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, हमारे साथ अर्बन यूनिट है, हमारे साथ लोकल गवर्नमेंट है। मतलब हमारे साथ इस वक्त 15-20 महकमे हैं जो सरकारी हैं और प्राइवेट सेक्टर के। ये सब मिलजुल के हम चला रहे हैं जी। और PITB का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, जो हमारा बैक एंड भी है सॉफ्टवेयर के हिसाब से जी। सही। सो लोगों को इस हवाले से ट्रेनिंग देना, और चूँकि टेक्नोलॉजी है, IT है, फिर उस हवाले से सिखाना, बताना, एडजस्टमेंट्स करना, ये सारा सिलसिला चल रहा है। हमने जी कोई भी 350 लड़के और लड़कियां रखे हैं जो कि फ्लोर को मैनेज करेंगे, और वो तमाम जो है वो BSc IT हैं जी। सही। और वो बड़े काबिल लोग हैं, और हमारे स्टैंडर्ड्स इस तरह के हैं कि हमने उनको ट्रेनिंग भी दी है। हमने को 2 महीने की उन सबको ट्रेनिंग दी है, उसके बाद उनको यहाँ पे लाया। सो ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आपने बताया कि बाय जून ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, तो क्या जून में माल रोड पर फंक्शनल होगा, ये ओवरऑल शहर कंप्लीट कर लिया नहीं, पूरा शहर जी। माल तो इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में फंक्शनल हो जाएगा, और वहाँ पर ये सारा सिलसिला जी एग्जैक्टली। इस वक्त हमारी डेली जो हम जो फाइबर ऑप्टिक ले कर रहे हैं वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर इस वक्त कर रहे हैं, जिसको हम अब बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता 15-20 किलोमीटर तक ले जाने की कोशिश में है। सो लंदन पुलिस के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन भी चल रही है, इस हवाले से उनसे मदद मांगी गई है, कंसल्टेंसी मांगी गई है। लंदन पुलिस के अफसरों ने कोई 3 दफ़ा हमें विजिट किया, हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद की कि किस तरह। उन्होंने भी 2007 में ये प्रोसेसेस किए थे। ठीक है। सो वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बता रहे हैं, और हमें बड़ी उम्मीद है कि अनकरीब हमारा अथॉरिटी का लंदन पुलिस के साथ एक मुआहिदा भी होगा, जिसमें हम एक्सचेंज भी करेंगे अपने ऑफिसर्स का और ट्रेनिंग प्रोसेस जो है, ताकि हमारे परमानेंस उसमें आ सके। बिल्कुल सही, उसको मुकम्मल किया जा सके। और उसके बाद फिर लाहौर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, ये जो पंजाब, पूरा पंजाब चूँकि इसको कहा जा रहा है सेफ सिटी, अभी तो लाहौर से शुरू किया जा रहा है, उसके बाद पंजाब में भी फैलाया जाएगा जी। इसमें 6 शहर और ऑलरेडी CM साहब ने कह दिया है कि जिनको करना है। उसमें रावलपिंडी है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है और बहावलपुर है जी। उसकी अभी हम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे हैं बिडिंग के लिए, ताकि कंपनीज को प्री क्वालिफाई कर सकें। सही। सो वो अनकरीब वो डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा, उसके बाद उस प्रोसेस को हम शुरू करेंगे, और उसकी हमारी टारगेट है जी दिसंबर 2017 में उन प्रोजेक्ट्स को भी हम ख़त्म कर सकें। बिल्कुल सही। अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है इस मंसूबे को मुकम्मल करने में? अभी तक प्रॉब्लम आपको लग रहा है कहाँ पर आ रही है कि ये करना जो है वो टफ होगा, थोड़ा सा इसको टाइम देना? प्रॉब्लम जी इसमें जो है वो कल्चरल चेंज जो है वही सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है। पुलिस अपने तरीके को बदलेगी इसको, लेकिन वो बदलने के लिए हम जब वो टेक्नोलॉजी और वो फैसिलिटीज़ देंगे तभी वो बदला जा सकेगा। सो हैं जी, इसमें हर रोज़ नए मसाइल आते हैं, कहीं पे हमारे टेक्नोलॉजीज़ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनमें भी हम कर रहे होते हैं, क्योंकि इस स्केल का प्रोजेक्ट में कहीं भी नहीं हुआ जी। सारी दुनिया ने 20-20 साल में इस स्टेज पे आए हैं, हम एक ही दफ़ा में स्टेज पे आ रहे हैं 1 साल के अंदर। सो हमें टेक्नोलॉजी की में भी आते हैं, लेकिन एज सच कोई रोड ब्लॉक नहीं है। सही। डेली इश्यूज आते हैं, हर्डल कोई नहीं है, वो इश्यूज आ रहे हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है साथ ही साथ। बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट इतनी ज़्यादा है हमारे साथ इस वक्त के, और पुलिस और गवर्नमेंट दोनों का बड़ा अच्छा वो कॉम्बिनेशन बन गया कि इंशाल्लाह। अच्छा, बैकअप का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि शट डाउन हो जाए या खुदा ना खास्ता कुछ इशू आ जाए, तो फिर उसका प्लान B क्या होगा? हमारा जी इसका बैकअप सेंटर भी है। हमारा जो मेन डेटा सेंटर है वो जहाँ पे बिल्डिंग अभी बनी हुई IC3 सेंटर उसमें है, और उसका बैकअप सेंटर हमारा पुलिस लाइन में
साथ बनेगा जी। और वो इसी नज़रिए से बनाया जाता है कि इन केस ऑफ अ सीरियस कोई भी इशू आ जाए और वो सिस्टम डाउन हो जाए तो आपका बैकअप लाइव रहता है, लाइव जो है वो उसमें मौजूद रहेगा। सही, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आप तशरीफ लाए। गुड लक। नो डाउट दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, बट आई होप कि इसको टाइमली कवर कर लिया जाए और उसी तरह से ये जो कल्चरल चेंज की आप मुसलसल बात कर रहे हैं, लोग भी इसको अडॉप्ट कर लें और पुलिस वाले भी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्मेंस दे सकें, तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर सामने आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे शहर भर में, ताकि आप अपने पैसे बचा सकें बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी पेनार। पेनार पर अप टू 50% तक ऑफ लगी हुई है, जाकर शॉपिंग करें और अपने आधे पैसे बचाएं। लाइमलाइट है नेक्स्ट ब्रांड। लाइमलाइट पर अप टू 40% तक आपको ऑफ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और आप प्रमोशंस अगर अवेल करना चाह रहे हैं, हाइपर स्टार में आपको बताते चलें कि जॉनसन्स बेबी मिल्क सॉप है, रिटेल प्राइस 220, प्रमोशनल प्राइस 149, आप 71 रुपीज़ बचा सकते हैं। उसके बाद हायर 50 इंच LED TV है, रिटेल प्राइस है 63,500, प्रमोशनल प्राइस 59,990 रुपीज़, आप 3,510 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें सब्जियों और फलों की बात होगी, आज के भाव। जी, फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बताइएगा, सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? क्या सर्दियों की जो सब्जियां और फल हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं, और महंगाई का ग्राफ क्या देख रहे हैं आप? इस वक्त मैं लॉरेंस रोड पर मौजूद हूँ। अगर आज लाहौर शहर में सब्जियों की फ़रोख्त के ऊपर बात की जाए तो आलू छिलके वाला जो कम से कम है 38 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो आलू शुगर वाला है वो कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। आलू स्टोर वाला की अगर बात की जाए तो कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 है। प्याज जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 20 और कम से कम 22 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। टमाटर जो कम से कम उसका रेट है 45 और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका रेट है 48 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। लहसुन देसी 239, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है उसका 245 रुपये किलो है। इसी तरह लहसुन जो चाइना वाला है उसका कम से कम जो रेट है 270 और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है वो 276 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अदरक चाइना वाले की बात की जाए तो 85 रुपये इसका कम से कम रेट है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट रेट है। जबकि बैंगन की बात की जाए तो लाहौर शहर में आज बैंगन जो है कम से कम 40 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 42 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो खीरा देसी है उसकी बात की जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 55 और कम से कम 58 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर खीरा फार्मी की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 और कम से कम 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। करेले की बात की जाए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो आज रेट है वो 80 रुपये और कम से कम 76 रुपये है। पालक का ज़्यादा से ज़्यादा रेट 22 रुपये और कम से कम जो है 20 रुपये किलो है। टिंडा देसी जो है कम से कम उसका रेट 52 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 85 रुपये है। लीमू चाइने वाले की बात की जाए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है 80 रुपये, जब से कम जो रेट है 76 रुपये किलो है। मेथी इसी तरह जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है वो 66 और कम से कम 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो मेथी यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बंद गोभी की बात की जाए तो उसका कम से कम जो रेट है वो 30 रुपये, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी की अगर बात की जाए तो उसका तो कम से कम रेट है 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 53 रुपये। इसी तरह अगर गाजर देसी की बात की जाए तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है 51, जब से कम जो है 48 रुपये फ़ी किलो है। भिंडी जो फ़रोख्त हो रही है वो 60 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। ये शहरियों का कहना है कि जो रेट लिस्ट फराहम की जाइए मार्केट कमेटी के हिसाब से, यहाँ पर सब्जियों की कीमत वो नहीं है और उनकी क्वालिटी भी वो नहीं है जो कि इस रेट लिस्ट के हिसाब से रेट किया गया है। जब दुकानदारों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, इस वजह से इन्हें बारे में नहीं आता है, लिहाजा वो उस रेट पर बेचते हैं जो इन्हें बारे में आता है। जी
शुक्रिया फ़ारान यामीन आपका। नाज़न बीफ अगर आप लेना चाह रहे हैं ज़ैनत शॉप से तो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में, और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में, और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 148 रुपये, और इसका बना हुआ गोश्त 215 रुपये में। रिवर सोल लार्ज आपको मिलेगी 739 पर केजी। रोहू फिश 339 पर केजी, और फ्रोजन पिंगासियस बिस्किट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे 399 में। दूसरी जानिब टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया तो आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।